आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे। थोड़ा जल्दी बोलूंगा, हमारा टाइम बहुत कम है। ये 5:33 12 अक्टूबर के सुबह सुबह रिकॉर्ड की जा रही है और अभी 3 घंटे बाद पेपर है। इसको लगाना है, इसलिए इसमें इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान जो पेपर 2 है हमारा, पाकिस्तान स्टडीज का, यानी कि पाकिस्तान स्टडीज का पेपर 2 इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान जो ज्योग्राफी कहते हैं, उसके कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जिनका स्टूडेंट्स ने कहा था कि इसको ब्रीफली डिस्कस कर ले, उनको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसकी पहले जो है आप कमेंट्स देख लेना, उसका पिन कमेंट देख लेना, डिस्क्रिप्शन देख लेना, उसमें पे कुछ चीज़ों की और के मैं लिंक बाद में डाल दूंगा। अभी आज तो उनकी जरूरत नहीं है, बुक स्टूडेंट देख चुके हैं। बाद के स्टूडेंट्स मैं डाल दूंगा, ठीक है। बाकी बाद के स्टूडेंट्स को यूज भी कर सकते हैं, आगे टेबल्स भी कॉमन आ रहा है, पेपर पैटर्न भी कॉमन है, ठीक है जी। एक चैप्टर, अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे पूछा क्लाइमेट का, जो क्लाइमेट वाला स्टूडेंट ध्यान में रखो, क्लाइमेट का मैंने पिछली वीडियो उसके बारे में बात की है, और जो मैंने ओरिजिनल कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज सेशन लगाया है उसके जो टाइम टैग डले हुए हैं उसमें बड़ी डिटेल्स उसके बारे में बात की हुई है, उसको आप वहां से देख सकते हैं। वहां सारी रेनफॉल मैंने भी पिछली वीडियो में सारी रेनफॉल भी समझाई है, और उसके अंदर जो है क्लाइमेट जोन वगैरह जो है आपके फ्लड वाली बातें पिछली जोन उसमें समझाई है, क्लाइमेट जोन और वो जो आपका ड्रॉट वाला उसमें समझाए हुए हैं, ठीक है। उसको रूल चेक कर लेना याद से। अच्छा, अब आगे आपका देखो यार, फॉरेस्ट वाला चैप्टर वाले बात कर लेते हैं। देखो फॉरेस्ट वाइज चैप्टर में ना कुछ जो मेन बातें हैं, एक तो हमारे पास आ जाता है, देखो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट का, आपको टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट का अभी पता होना चाहिए, कौन से कहाँ मिलते हैं बताना चाहिए। पहली बात है फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, देखो इसको यूं समझो। पहली बात इसको आप ये हमारी ऑफिशियल बुक यूज कर रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज ये कि भाई टिम्बर कलेक्शन में यूज होता है। टिम्बर कलेक्शन किस तरह यूज होता है, टिम्बर में उसको यानी कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, उसके अलावा यानी मुख्तलिफ फर्नीचर बनाने के यूज आता है, फर्नीचर वर्क बनते हैं, ठीक है उससे हमारा। उसके अलावा जो है ट्रांसपोर्ट व्हीकल में यूज होता है, गदा गाड़ी वाला जो इनको बनाने के लिए यूज होता है, गाड़ियों के शिप्स के फ्रेम इससे बनते हैं, ठीक है। हमारी सी ट्रांसपोर्ट के फ्रेम बनते होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, मतलब कि मेडिकल इंडस्ट्री में यूज होता है हमारा। उसके अलावा जो है नेचुरल उनके लिए वाइल्ड लाइफ है, जानवरों के लिए, जानवरों की अगर वाइल्ड लाइफ बनेगी तो जानवर बढ़ेंगे, उनसे ये कि हमारे पास यानी कि नेचुरल सोर्स ऑफ फूड आता है, ठीक है। उससे यानी कि पोल्यूशन चेक होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, तो हमें पता है कि भाई इससे जो है यानी कि यूज करता है, तो हमें पता है कि इससे पोल्यूशन जो है कम हो जाता है। सॉइल इरोजन कम करता है, सॉइल को होल्ड करता है एक जगह पे, सॉइल के होल्ड करने की वजह से सॉइल की इरोजन कम होती है। सॉइल यानी कि टूटता कम है, पानी का बहाव से टूटता कम है। उसी वजह से ये कि जब फ्लड आते हैं तो इससे जो है फ्लड का जो बहाव है रुक सकता है, पानी को चेक करता है, पानी को रोकता है, इससे फ्लड का बहाव रुकता है, वरना तो फ्लड और तेज आएगा, ठीक हो गया। मतलब ये फूड सप्लाई इंश्योर करता है, यानी कि फल पे वेजिटेबल वाइज पे लग जाती हैं इस तरह की चीजें, वो फूड सप्लाई बन सकती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये कि फ्रूट की सप्लाई बनती है। अच्छा, रिक्रिएशन का एरिया बनता है, देखो अगर आप फर्स्ट ट्री प्लांटेशन में जाते हो तो आपके लिए रिक्रिएशन का अच्छा एरिया बनता है, ठीक हो गया। उसके बाद ये कि वो करता है, क्या होता है अपना पानी को रिजर्वर्स की तरफ जो है रेगुलेट करता है, बजाय कि पानी जो है यानी कि वाटर जो है हर जगह वो कर रहा हो। ट्रांसपिरेशन होती है, क्लाइमेट आपका इन चेक में रहता है, एक्स्ट्रा की चीज हमें सारी याद रखनी है, ठीक है। प्रोडक्टिव आपके बोलते हैं प्रोडक्टिव फॉरेस्ट नहीं है, आपकी बेसिकली नेचुरल फॉरेस्ट है, इनके बेसिकली यानी कि इनको इंसानों ने नहीं प्लांट किया, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट वाला हो गया, ठीक है इस तरह के। और यहाँ पे क्या है, इनकी मेन बात क्या होती है कि इनके अंदर जो है आपका अमेजॉन पाकिस्तान में नहीं है, एग्जाम्पल दिया, ठीक हो गया। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है उसमें यानी कि यहाँ पे हाई डेंसिटी होती है, इसके अंदर जो है यानी कि बहुत यानी कि आपकी वो होती है, तो इसमें ये जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी कमर्शियल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, यहाँ से टिम्बर बार को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक हो गया। ट्री क्या होती है, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट ये होते हैं, जो प्रोटेक्शन फॉरेस्ट होते हैं बेसिकली लोगों ने प्लांट किए होते हैं, लीनियर प्लांटेशन होती है आमतौर पर। रिवर की साइड पर लीनियर प्लांटेशन नहीं होती एक के बाद, या रोड की साइड पर आप लीनियर प्लांटेशन देखते हो, एक लाइन की फॉर्म में प्लांटेशन होती है, ठीक है। इनकी ज्यादा जो इनकी जो होती है ज्यादा कमर्शियल वैल्यू नहीं होती, आमतौर पर लगाए जाते हैं यानी कि उसके लिए, यानी कि सॉइल इरोडियम कम करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है, इरोडिंग कम करने के लिए, एनवायरमेंट को चेक में रखने के लिए, इन चीजों के लिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पे क्या आता है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को इसमें थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, हमारा टाइम है भी इतना, बिल्कुल है, हम इसको यहाँ पर ब्रीफली इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो आपके पास जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में जो अल्पाइन फॉरेस्ट होता है, ये बिल्कुल आपके पास ना यानी जो नॉर्दर्न एरिया में मिलेंगे, चित्राल, दीर, और आपको मिलेगा कोहिस्तान के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ट्री होते हैं इनकी स्टंटेड ग्रोथ होती है, रीजन क्या है, कॉमन सेंस यूज करो। ट्री की स्टंटेड ग्रोथ इसलिए होती है कि वहां पे सूरज यानी सूरज कम अवेलेबल होता है, आपके पास सनलाइट कम है, ठीक है, टेम्परेचर ठंडा है, तो इस वजह से जो है आपका ट्री की ग्लो स्टैंड होती है ज्यादा, यानी कि ज्यादा ऊंचे लंबे ट्रीज नहीं होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इनकी रूट्स को साइड वे स्प्रेड करना पड़ता है, यानी इनकी रूट्स जो है वो साइड वे स्प्रेड करती हैं। उसका रीजन क्या है, दो तीन बातें हैं। एक तो वो डीपली पेनिट्रेट नहीं कर पाती, उसका यानी कि उसमें रीजन ये ग्राउंड जो होता है, यानी कि ग्राउंड की ग्रिप उतनी नहीं होती, उखड़ जाएंगे, तो इसलिए साइड वे स्प्रेड करती हैं, ज्यादा न्यूट्रिएंट ले पाती हैं, और ज्यादा साइड वे स्प्रेड करके उनका वो बन पाता है, यानी कि साइड वे जब स्प्रेड करते हैं तो उनका क्या होता है, यानी कि उनकी ग्रिप बेहतर हो पाती है, वहां पे वो नहीं होता। अच्छा, उसके बाद ये है कि इनकी ब्रांचेस ऊपर की तरफ होती हैं करके, उसका रीजन कॉमन सेंस यूज करो, वहां सनलाइट कम है, ताकि थोड़ी बहुत जो सनलाइट मिले वो पूरी उनको मिल जाए, ठीक हो गया। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आमतौर पर जो है हमारे फ्यूल वुड की सप्लाई के तौर पर यूज होते हैं, यानी वहां के जो लोग हैं उनको अपना जो होता है उसे करने उसे कहते हैं वो करने के लिए स्टोव वगैरह जलाने के लिए चीजों के लिए काम करते हैं, ठीक है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट में बड़े इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट होते हैं, ये नॉर्दर्न एरिया में मिलेंगे हमें, खैबर पख्तूनख्वा मिलेंगे, इस्लामाबाद वगैरह में मिलेंगे, मरी में, बलोचिस्तान में, उसके अंदर यानी कि बलोचिस्तान माउंटेन्स में, यानी कि जो ऊंचे एरियाज हैं, क्लाद डिवीजन है हमारी, और क्वेटा का जो इलाका है। अच्छा, इसमें अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये एवरग्रीन होते हैं, यानी सारा साल उगते हैं, सारा साल इनके ऊपर जो है
यानी ये वो करते हैं, सर्वाइव करते हैं इनको, यानी ये नहीं होता कि यानी साल किसी एरिया में बिल्कुल डेड हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इनका नाम कोनीफेरस कॉनिकल शेप में होते हैं, जो हमने कभी आप वीडियो गेम में देखो कॉनिकल सी शेप नहीं बनी होती है ऐसे, इस तरह के जो फॉरेस्ट बने होते हैं डिजाइन में, ठीक है, वो वाले होते हैं, ठीक हो गया जी। इनकी जो ब्रांचेस होती हैं स्लोपी होती हैं, स्लोपी इसलिए होती हैं कि वहां पे बर्फबारी हो रही होती है इलाकों के अंदर ना, तो अगर ये स्लोपी नहीं होंगी तो बर्फ उस पर एक्यूमुलेट कर जाएगी, तो इससे जो होती है बेसिकली स्नो एक्यूमुलेशन खत्म होती है, थोड़ी सी स्लिपरी होती है, तो स्नो गिर जाती है ऊपर से, ठीक हो गया। अच्छा, स्मॉल होती हैं जिनकी जो वो होते हैं लीव्स होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, थिक होते हैं, लेदरी होते हैं, और जो होते हैं नीडल शेप होते हैं। अब इससे रीजन क्या है, वहां पानी के देखो जब ठंडा मौसम होगा, ड्राई मौसम होगा ना आपके लिए, ठंडा ड्राई, तो ऑब्वियसली पानी वहां से उसका जो है ट्रांसफर ज्यादा करेगा, ठीक है, हमें पता है कि पानी उसके अंदर ज्यादा होगा, कंटेंट जो है बाहर कम होगा तो ट्रांसफर करने लग जाएगा, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए लीफ की शेप ही ऐसी है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है कि ये चीज अवॉइड हो सके, ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि जो आपका यानी कि अच्छा उसमें होता क्या कि क्योंकि लेस लीफ फॉल लेस हो रहा होता है तो वहां ह्यूमस फॉर्मेशन कम होती है, ठीक हो गया। अच्छा, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, देखो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ टिम्बर बनते हैं। अच्छा, ये जो इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इसमें जो हमारी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, किस तरह प्रोवाइड करते हैं रखो, जो ये जो माउंटेन यानी कि उसमें हमारे स्लोपी एरियाज बनते हैं वहां पे ये होंगे, ठीक हो गया, तो वहां पे ये पानी को चेक करेंगे, जब पानी तेज से आ रहा होगा उसको रोकेंगे, उससे जो फ्लड है हमारा रोकता है, ठीक हो गया, सॉइल कंजर्व रहता है। अच्छा, उसके बाद आ गया ये, अच्छा ये जो आपकी होती है यानी कि जो आपके वो है वाइल्ड लाइफ है, जिस तरह बर्ड है उनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बनते हैं कि बड़ा यानी कि उनका जो एरिया है उनके लिए सूटेबल होता है उनकी रहायश के लिए। अच्छा, उसके बाद आ गया टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं इस तरह के एरियाज में, इससे टूरिज्म इंडस्ट्री प्रमोट होती है, उससे वही कॉटेज क्राफ्ट इंडस्ट्री प्रमोट होगी, फर्दर जो है रेवेन्यू आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, वो तमाम बातें उससे फिर आगे कनेक्ट होती जाती हैं, ठीक है। जो सीनिक ब्यूटी को ऐड करते हैं, यानी कि आपके वहां पे एक लैंडस्केप अच्छा करते हैं, ठीक हो गया। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, यानी कि जो आपके वो है रक फॉरेस्ट है, थॉर्न फॉरेस्ट, ये जो होते हैं ट्रॉपिकल एरिया मिलेंगे, पंजाब प्लेन मिलेंगे आपको, साउथर्न वेस्टर्न बलूचिस्तान मिलेंगे, सिंध प्लेन मिलेंगे, प्लेन एरियाज मिलेंगे, ये समझ लो। प्लेन एरिया प्लेन यू नहीं होता, प्लेन एरिया मतलब ये है कि जो यानी प्लेन वाला जिनको हम लोग इंडस प्लेन प्लेन एरियाज को कहते हैं, ठीक है। इनकी हाइट कम होती है, ठीक हो गया। डोमिनेट इनके आमतौर पर थॉर्नी हार्डवुड होती है इनके अंदर, ठीक है। डीप रूट्स होती है इनके, ऑब्वियस बात है हमारे प्लेन एरियाज के अंदर पानी की स्कार्सिटी है, तो वो डीप होती है ताकि कहीं ना कहीं से उनको पानी मिल पाए, ठीक हो गया। अगर अच्छा, अब यही सरफेस से स्प्रेड क्यों नहीं होती है उनकी तरह, क्या नाम है, अल्पाइन की तरह, क्योंकि वहां पानी सरफेस पे ज्यादा है, यहाँ पानी डीप आपको ग्राउंड वाटर मिलेगा, यहाँ ऊपर से कौन सा पानी आना है इतना, ठीक हो गया। उसके बाद ये कि स्कैंटी होते हैं, दूर दूर होते हैं, क्योंकि हमारे पास वाटर शॉर्टेज है, तो इनका फायदा क्या है, ये फायरवुड के तौर पर यूज की जाते हैं, ये हाँ ठीक है, फायरवुड के तौर पे यूज की जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है हमारे पास, यानी कि जो हमारे स्क्रब फॉरेस्ट होते हैं उनका क्या सीन है कि ये हमारे पास फूड यानी जो आपके हिल्स की उनकी फुट हिल यानी हिल्स की और यानी फुट हिल्स या उनके बाद जो उनका वो जो इलाका होता है लोअर हिमालयाज की, वहां मिलेंगे आपको, सुलेमान की थार रेंजेस मिलेंगे आपको, वेस्टर्न माउंटेन्स मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये कि आपके मकरान कोस्टल रेंज के ऊपर मिलेंगे, ये जो होते हैं इनके ब्रॉड लीव्स होते हैं। रीजन क्या है कि अगर थोड़ी बहुत जो बारिश हो वो उन लीव्स पे गिरे, यानी कि वो जो है वो कर सके, मॉइस्चर गेन कर सके, ठीक हो गया। इनके ब्रॉड लीव्स होते हैं, ठीक है। और ट्रॉपिकल थॉर्नी स्पीशीज होती है। एक और रीजन क्या होता है ब्रॉड लीव्स का, हमने पढ़ा था, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात हमें पढ़ी थी, आपने पढ़ी होगी उसके अंदर, क्या नाम है, बायोलॉजी वगैरह के अंदर की, जो यानी कि जो ब्रॉड लीव्स होते हैं तो उससे हमें पता है कि यानी कि उनके जो बाकी फंक्शन है उसमें आसानी पैदा होती है, यानी कि जो पूरा ऑक्सीजन वगैरह फंक्शन है उसमें आसानी पैदा हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें हमें जेन में याद रखनी है, ठीक है। वाटर शेड प्रोटेक्शन होती है, यानी कि ये वाटर शेड प्रोटेक्शन को यूं समझ लो, मैं आपको इसको किस्सा समझाऊं, यानी अगर बहुत इसको आप यूं समझ लो कि यार ये उसके ऊपर ना मैं कवर नहीं, इसको बिल्कुल सिंपल अंदाज में, बिल्कुल सिंपल अंदाज में समझाऊंगा, कवर दे देते हैं वाटर उसके रोकने के लिए, अभी इसको यूं समझो, हमारा टाइम नहीं है, स्पीड से पढ़ाना बस जरूरी है, ठीक है। कि वो है फायरवुड के तौर पे यूज होते हैं, उसके अलावा हमारे पास ये ग्रेजिंग पर्पस है, यानी जो ये हमारे नोमैडिक हर्डिंग में ग्रेजिंग कर रहे होते हैं जानवर, उनके लिए यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिवर रेन और बेरा रिवर रेन के उससे साबित हो रहा है कि रिवर के साथ बने होते हैं, ठीक है, रिवर के साथ प्लांटेशन होती है आमतौर पर, ये जो जरूरी यानी महंगी स्पीशीज होती है वो प्लांट की जाती है, ठीक है। इसमें शीशम मिलता है हमें, और जो बाबुल है ये बड़े इंपॉर्टेंट दरख्त मिला करते हैं, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपके कोस्टल एरियाज में होते हैं, टाइडल जो वेव्स होती हैं उनकी यानी उसको रोकते हैं, कोस्ट के पास जो यानी अगर आपके कोई साइक्लोन टकराए तो उसकी यानी कि प्रेशर को कम करते हैं, ठीक है। ये उनका अच्छा जो उनका वहां पे यानी कि एनिमल्स का ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, मरीन फिशेस का ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये कि आपका इनका ही बेनिफिट क्या होता है, ये फायरवुड के तौर पे यूज किए जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सबसे बड़ी बात है अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं उन शॉक वेव्स को अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। इनके फीचर्स क्या है कि देखो ये इनके सी वाटर सेलिन होता है, उसमें सर्वाइव कर पाते हैं सैलिनिटी के अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो उसमें ये इनका जो फ्रूट होता है उसमें सारा कलेक्ट होने लग जाता है, इस तरह की चीजें मिलती है, ठीक है। उसके बाद ये कि लो होते हैं, अच्छा उसके यानी कि वो हो गया आपका, अच्छा उनकी रूट जो है सी वाटर के अंदर स्प्रेड कर जाती है ताकि वहां से जो है वो सॉल्टी वाटर से न्यूट्रिएंट ले सकें। अच्छा, ये आपको क्या बड़ी मजे बात मिलती है कि ये पोल्यूटेड वाटर में कम स्पीशीज है, इनकी स्पीशीज इसलिए कम होती जा रही है कि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जो इरिगेटेड फॉरेस्ट है आपके नाम से जाहिर है कि जिनको खुद उगाया गया है, ठीक है। हमारे पास मुल्क में वो इलाका भी आता है ना आपका, क्या नाम है, छंगा मंगा वाला, छंगा मंगा था, अच्छा।
ये हो गया हमारे पास। इसमें आप पास आ जाते हैं उसके डिटर्मिनेंट। देखो किस चीज से यानी फॉरेस्ट किस तरह का कैसे डिटर्मिन होगा। पहली चीज क्या डिटर्मिन करेगी कि आपका ऑल्टीट्यूड कितना है, क्या तिरछा ऑल्टीट्यूड है, क्या आपकी एरिया ऊंचा है, क्या आपका एरिया नीचा है। ये तमाम चीजें, अगर ऊंचा होगा ठंडे इलाके में तो अल्पाइन फॉरेस्ट वाला ज्यादा होंगे, प्लेन एरियाज में जो आपके ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट वाला ज्यादा होंगे। इस तरह एरिडिटी कितनी है, अगर एरिडिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है वहां पे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होंगे जिनको पानी की कम जरूरत पड़ेगी, जिनको पानी को अडेप्ट हुए होंगे पानी को कलेक्ट करने के लिए। अगर पानी बहुत ज्यादा तो वहां पे आपके यानी कि जो ट्रॉपिकल वो आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अच्छी क्वांटिटी में पानी मिलेगा तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया, अल्पाइन इस तरह के फॉरेस्ट ग्रो करेंगे, ठीक है। अच्छा प्रेसिपिटेशन कितनी है, अगर प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा तो कॉनिफरस फॉरेस्ट होंगे क्योंकि उसके उनके वो उस चीज को सूटेड है उस प्रेसिपिटेशन को अपने ऊपर ना यानी स्टे करवाने के लिए, इस चीज के लिए, ठीक है। सॉइल कैसा है भाई, अगर एरिड सॉइल है तो वहां पे कैक्टस उगेंगे ना। बात समझो नहीं कि आपका यानी कि ये सॉइल की क्वालिटी कैसी है, ये चीज बड़ी मैटर करती है कि किस तरह का वहां पे फॉरेस्ट उगेगा। तो उसको हमारे पास और क्या है सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री वाला। यार देखो कॉमन सेंस मैंने बताया था आपको, तीन चीजें, करंट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन और आपकी उसकी यानी कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट रखने वाली बातें। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ते भी हैं, बल्कि आगे दिया होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं। हाँ ये उस पर देखो डिफॉरेस्टेशन कॉजेज, कॉमन सेंस यूज करो। लकड़ी क्यों काटी जाती है, पेपर इंडस्ट्री के लिए काटी जाती है, मेडिसिनल इंडस्ट्री की काटी जाती है, व्हीकल उसकी काटी जाती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए काटी जाती है। आपके जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में उसकी मुख्तलिफ यूजेज है वुड के, आपके आपको एरिया क्लियर करना पड़ता है, यानी कि लोग यानी पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, सिटीज एक्सपेंड कर रही है, उसके लिए रोड नेटवर्क बिछाने के लिए इनको कट करना पड़ता है, ठीक है। ओवरग्रेजिंग, कैटल अगर बहुत ओवरग्रेज कर दे तो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गए वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कि हीटिंग और कुकिंग रिक्वायरमेंट जो है हमारे गांव वाला के एरियाज के अंदर वो कैटर होती है उनके थ्रू, यानी कि उनको कैटर किया जाता है आपके इनके थ्रू। ये मेरा जो माइक है वो सही चल रहा है, इसको मैं एक मिनट चेक कर लूं, ये ना बोल ही जा रहा हूँ, फायदा कोई नहीं, चल रहा है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये उसका इन्हीं के बेनिफिट होता है। अच्छा उसका हमारे पास क्या आ गया, डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट क्या होते हैं, यही जो कॉजेज हैं इनको, कॉजेज नहीं सॉरी, जो इसका वो है इनको ये समझने की कोशिश करो। ऑब्वियस ही बात है, हमने पहले पढ़ा जो फॉरेस्ट के बेनिफिट है उनको उल्टा कर दो। पहला नुकसान क्या होगा, फ्लड चेक नहीं होंगे, फ्लड तेज आएंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, सॉइल अपनी जगह भी नहीं रहेगा और इरोजन ज्यादा होगी। तीसरा हमारे पास इशू क्या होगा, आपके पास जो है वो ज्यादा होगा, क्या नाम है, नेचुरल जो है उनका इकोलॉजिकल एनवायरमेंट खराब होगा आपके जानवरों का, ठीक है। इस तरह उनको उन्हीं जो इंपोर्टेंस है उसको रिवर्स करते जाओ। उसके बाद हमारे पास और क्या आता है, आपके पास जो है यानी कि हीरोइन ज्यादा होती है। अच्छा तो आपके उसे इनको आगे नहीं बाद से बाद निकाला करो, सरफेस रन ऑफ होगा, क्रॉप ज्यादा खराब होंगी, तेज फ्लड आएगा, क्रॉप खराब होंगी, लोग का पैसा नहीं होगा, उनकी जो है लाइफ स्टाइल खराब हो जाएगा, ठीक है। पोल्यूशन बढ़ेगा, एयर पोल्यूशन आपका बढ़ेगा, आपके पास जो है स्पीशीज एक्सटेंड होंगी, आपके पास जो हैबिटेट लॉस होगा, तो पूरी ओवरऑल एनवायरमेंट का लॉस होगा। इस तरह बाद से बाद निकालना सीखा करो। मैंने भी पिछली वाली वीडियो के अंदर जो टेरेसिंग वाला की बात की थी, ठीक है। सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री का मैंने आपको पहले ही बताया था। देखो इसमें कुछ आपस टेक्निक्स होती हैं। एक तो ये है कि आप ऑल्टरनेट कटिंग कर लो, एक ट्री के अलावा एक ट्री की जगह दूसरा ट्री काट लो, यानी उसका बीच में ट्री छोड़ जाओ। दूसरा आप यानी इससे होता है कि आप सारे वहां पे ट्री कटेंगे, बाकी बच जाएंगे। दूसरा ये कि ट्रीज के ग्रोथ रेट को देखो उस हिसाब से कटिंग करो। फॉर एग्जांपल अगर एक ट्री जो है मेच्योरिटी डेट देखे, एक ट्री को 10, अगर एक टाइप ऑफ ट्रीज है उनको 30 साल लग रहे हैं ग्रो करने के लिए, ठीक है, या उनको सिंपल अंदाज ले 10 साल लग रहे हैं ग्रो करने के लिए, वहां 100 ट्रीज हैं तो आप सिर्फ 10 ट्री काटोगे ताकि आपके इनके पर ये जो है 10 ट्री काटोगे ताकि वो उनको जो है आगे वो करते जाए, इनके रिकवर करते जाए, ठीक हो गया। उसके बाद ये अगर आप कोई ट्री काट रहे हो उसको रिप्लेस करो एक नई सैपलिंग वहां लगा के, नर्सरी से एक और ट्री लगा के, ठीक है। उसके बाद ये कि अगर आप कोई वो करते हैं, कोई अगर ट्री आपको कट करने पड़ रहे हैं लार्ज स्केल के ऊपर, कोई बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन होनी है, कोई स्कूल बनना है, तो फिर उनको किसी और जगह पे एफॉरेस्टेशन करो। एफॉरेस्टेशन होती है नई जगह पे ट्रीज लगाना, रिफॉरेस्टेशन होती है उस जगह पे दोबारा ट्रीज लगाना, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया इसका। हमारे बच्चे ने क्या कहा हुआ था यार, मिनरल वाले के अंदर ना जो मिनरल की यूजेज है वो तो आपने बुक से पढ़ लेना, वो वहां से जरूरी है, जिसकी टाइप से बता देता हूँ आपको, जरूरी है। हम इस वीडियो को 35 मिनट से ऊपर नहीं कर सकते कि मैं इसको लगा पाऊं ताकि स्टूडेंट्स को देख पाएं। देखो माइनिंग के प्रोसेस हमारे पास में होते हैं कि देखो मिनरल फॉर्म किस तरह होते हैं। कुछ मिनरल्स जो होते हैं बेसिकली वो हॉट मैग्मा जो हमारी जमीन के अंदर होता है, ठीक है। ये जो होता है यानी कि उसमें होता क्या है कि जमीन के अंदर ही जब वो यानी कि बेसिकली हॉट मैग्मा की वजह से प्रेशर होता है वहां पे, वो जब अपना यानी प्रेशर होने की वजह से वहां पे हीट होने की वजह से वो जो आपस में ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं क्रिस्टल, यानी कि वो जो है एक रॉक से दूसरी रॉक में फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। इनकी टाइप्स भी होती हैं, आगे इग्निस वगैरह जो है वो यानी कि कभी आए तो पढ़ लेंगे, खैर चाहिए हो गया। उसमें हमारे पास आ गया जो है कुछ मिनरल्स जो होते हैं जब वो मैग्मा जो है हमारा सरफेस पे निकलता है उससे क्या होता है कि यानी कि जब वो सॉरी नियर द सरफेस फॉर्म होते हैं तो उसमें ये होता क्या है कि सिलिका बेरिंग वाटर होता है, या जो वो हमारा वो होता है तो वो आके यानी कि जो होता है फाइनली यानी कि वो आहिस्ता जब वाटर एवापोरेट कर जाता है तो क्रिस्टल बन जाते हैं। जब वाटर एवापोरेट करेगा उसके बाद यानी कि उससे क्रिस्टलेशन फॉर्म होगी, ठीक है। और जितना आपके क्रिस्टल जो है स्लोली फॉर्म होते हैं उतने आपके क्रिस्टल पता है बड़े भी होते हैं। उसके बाद ये है कि आपका जो है क्रिस्टल जो है आहिस्ता आहिस्ता जेमस्टोन बदल जाते हैं, ठीक है। अब आ जाता है माइनिंग के तरीके। ओपन कास्ट माइनिंग नाम से जाहिर है कि भाई ऊपर एक बड़ा क्वेरी खोद के उसमें माइनिंग की जा रही है, ठीक है। इस तरह आपने वीडियो तस्वीरें देखी बहुत बड़ी जो कान खोदी होती है वो आपकी, ठीक है। अंडरग्राउंड माइनिंग के पास जो है दो मेन तरीके आते हैं, मेरा ख्याल है दो ही होते हैं ना, हाँ दो ही मेन तरीके आते हैं। उसमें पहला चीज आता है जो आपका एडिड माइनिंग है, ठीक है। उसमें होता है कि बेसिकली इसको आप यूं समझ लो कि इसको एक ये नहीं समझ लो कि अगर आपकी हिल साइड है ना, हिल को मैं बिल्कुल समझाता हूँ कि हिल साइड है, हिल साइड की साइड से आपको नजर आ रहा है कि एक हिल है, ठीक है। अब उस हिल के जो लेवल ग्राउंड लेवल के ऊपर अगर उसके अंदर जाते हो तो वहां पे वो चीज यानी वहां पे आपका मिनरल दफन है, हिल के ऊपर से तो आप सही जा सकते हैं, ठीक है। तो आप ग्राउंड के साथ साथ खोद खोद के ना फर्ज करो ये हिल है, ठीक है। अब ये हिल को आप ये आपका ग्राउंड आ रहा है, आपको पता है ग्राउंड लेवल से इस जगह पे अगर आप खोदते हो ना आगे हिल के अंदर तो वहां पे उसका
मिनरल मौजूद है। तो आप यहाँ से उसे खोदना शुरू करोगे ग्राउंड के साथ साथ और उसका जो है वहां पे उसका एक बनी पैसेज बना लोगे, हॉरिजॉन्टल टनल बना लोगे और वहां से जो इसको यानी कि माइन करके निकालते हो। शाफ्ट माइनिंग में होता है कि आप हिल के ऊपर से यानी उस एरिया के हिल में जो भी आपका एरिया उसके ऊपर से आप शाफ्ट गुजार डालोगे। पहले आप जो इसको नीचे वर्टिकली कट करोगे, फिर उसके बाद वहां पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रीम्स में वहां से कट करेंगे, ठीक है। फिर उसको जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रीम करने कट करने के बाद वहां से निकाल के उनको वो कर देंगे, क्या होगा, इन ट्रक में ऊपर वापस ऊपर लाके जो है उसको लोड करेंगे उसके अंदर ट्रॉलीज वगैरह में, वहां से उसको ऊपर लाएंगे, वहां से लाने के बाद जो उसको मुख्तलिफ जगहों पे लोड करेंगे और उसको आगे भिजवा देंगे, ठीक है। यानी शाफ्ट मेथड क्या हो गया कि पहले आपने वर्टिकल शाफ्ट बिल्ड किए, ठीक है, उसके बाद यानी वहां पे अब आप उस यानी कि ये आपका मिनरल स्ट्रीम थी स्ट्रीम, इसको मैं यहाँ बोलूँ, देखो ये आपकी जो है मिनरल की यानी यहाँ मिनरल पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ आपका ग्राउंड लेवल आ रहा है, यहाँ से वर्टिकल शाफ्ट डाला, मिनरल तक पहुंच गए। अब यहाँ पे आपने उसके बाद हॉरिजॉन्टली वो करना शुरू कर दिया, मिनरल यानी खोदना शुरू कर दिया, वापस ऊपर लाके ट्रॉली में डाला, पहुंचा दिया, ठीक हो गया। आपका जो दूसरा था उसमें ये कि आपका ये एक हिली एरिया है, ठीक है, ये आपका हिल की साइड है, ये आपकी हिल है, ठीक है, ये हिल का टॉप है, ये हिल की साइड है जहां से आपका ग्राउंड लेवल आ रहा है। यहाँ से आगे खोदते जाओ उसकी स्ट्रीम यानी जो हिल के अंदर उसकी उसमें जा रहा है उसके एरिया में, वहां पहुंच के वहां से उसे एक्सट्रैक्ट करो और उनको निकाल के आगे ले जाओ। ये आपका आ गया जो आपका एडिड माइनिंग वाला तरीका है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेटेलिक नॉन मेटेलिक मिनरल्स का, उसमें फर्क आते हैं, उनको ध्यान में रखना क्योंकि मेटेलिक मिनरल्स ज्यादा इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट होते हैं कंपेयर टू नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है। मेटेलिक मिनरल्स ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, वो यानी कि टफ होते हैं, शाइनी होते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स इतने हार्ड टफ शाइनी नहीं होते, ठीक हो गया। अच्छा, जो आपका जरूरी बात है, मेटेलिक मिनरल्स को आप जो मोल्ड कर सकते हो, चेंज शेप कर लेते हैं विदाउट ब्रेकिंग, जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है। आप मेटालिक मिनरल को स्ट्रेच कर सकते हो, उनको कंप्रेस कर सकते हो, नॉन मेटालिक मिनरल को इस तरह नहीं किया जा सकता, बड़ा मुश्किल होता है कि फर्ज करो यानी किसी उनको सिर्फ आपकी स्टेट चेंज कर सकते हो जिससे आप उनको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, मेटालिक का पता है इलेक्ट्रिक और उसके इलेक्ट्रिसिटी और उसके हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं, जो नॉन मेटालिक है इस तरह कंडक्टर्स नहीं होते, ठीक है। मेटालिक मिनरल वाटर के साथ ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, नॉन मेटालिक उसके साथ कम रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया यानी कि ये हो गया, कोई और चीज तो नहीं यहाँ पे नहीं रह गई। अच्छा, जिप्सम लाइमस्टोन को याद से ये देख लेना कि जिप्सम लाइमस्टोन का हमारा कनेक्शन ना बाकी चैप्टर से बनता है, बाकी भी आ सकते हैं, तो ये बता रहा हूँ कि ये थोड़े से इसलिए ज्यादा जरूरी होते हैं, इनका कनेक्शन बाकी चीजों के बाद बन जाता है। इसको बुक से इसी ग्राफ को देख लेना, इसका यानी कि एक्सप्लेन करने वाली कोई खास बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, उस पर माइनिंग के इफेक्ट एनवायरमेंट को देखो, माइनिंग के बहुत सारे इफेक्ट हैं, उसको समझते जाओ। पहली बात तो ये माइनिंग एक्टिविटी होती है, इसमें कि अगर आप जो काम कर रहे हो मिनरल निकलते हैं, ठीक है, उनको आप सही तरह कंटेन नहीं करते, एयर पोल्यूशन होता है वहां पे। अगर आप उसका गन छोड़ देते हो यानी कि हीट छोड़ देते हो तो उसकी वजह से लैंड पोल्यूशन होता है, ठीक है। अगर आप क्लोज की वाटर सप्लाई है उसके अंदर मिनरल यानी कि वो मिनरल्स जो है वहां पे उसमें एंटर हो जाते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि एक तो वाटर कंटेमिनेट होता है, फिर वहां पे जो वेरीन यानी जो रिवर लाइफ जो होती है यानी आपकी जो फिश वगैरह होते हैं वो मर जाती हैं, जिससे ये है कि आपकी एल्गी ग्रोथ बढ़ जाएगी, उसकी वजह से ये है कि उसमें कवर बन जाता है, प्लैंकटन फाइटोप्लैंक्टन ग्रो नहीं करते, उनका फूड नहीं होता, उनकी ज्यादा कंटेमिनेशन हो जाती है, उन्हें लेड की अगर बच जाए, लोग कंज्यूम करेंगे, इंसान कंज्यूम करेंगे ऐसी फिश को जिसमें लेड वाले मिनरल वाले वाटर में वो रहेगी, ऐसे पानी इसके अंदर लेड जो है वो शामिल है, ये नहीं जो आपका तांबा होता है वो शामिल, तांबा नहीं कहते हैं लेड को, मुझे ये उर्दू में याद नहीं है, उसको नहीं वो जो शामिल है, तो उसको जब आप उस फिश को कंज्यूम करोगे इंसान के जिसम में जाएगा, और जो इंसान के जिसम में अगर लेड एंटर होता है तो उससे ब्रेन का फंक्शन बड़ा इशू होता है, बहुत सारी डिफॉर्मिटीज पैदा होती है, लेड पॉइजनस भी होता है इन हैवी क्वांटिटीज, ठीक है। तो बात ये कि ट्रेडिशनल माइनिंग मेथड जो होते हैं वो शोर मचाते हैं, नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होता है उनसे, ठीक है, उससे यानी कि जो माइनर्स होते हैं उनकी हेल्थ के लिए hazardous होता है, उनके सांस वो सांस से अंदर चीजें जा रही होती हैं सारी, उनका पूरा जो वो लग रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, जो आपका यानी अल्लाह ताला करे कि ये वीडियो सेव हो जाए, ये ना हो कि वीडियो सेव ही ना हो, बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा क्योंकि दोबारा नहीं बनाई जा सकती, टाइम बहुत कम रह गया है। अच्छा खैर, अच्छा उस पर जो डिप्रेशन पड़ जाती है अगर आप उनको फिल नहीं करते, डिप्रेशन मतलब ये होता है कि जो उसमें खुद आप खुदाई करके जो गड्ढा छोड़ देते, गड्ढा नहीं कहते छोड़ देते हैं, अब उसे आप फिल नहीं करते तो उसमें रेन वाटर आएगी, पानी भर जाएगा, ये बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। रॉक की ब्लास्टिंग करने से जो होता है अर्थ का आपका यानी कि सारा स्ट्रक्चर खराब होता है, फिर अगर आप बहुत ज्यादा ब्लास्टिंग कर रहे हो तो उसे प्लेट्स मूवमेंट पे असर पड़ के अर्थक्वेक वाला भी आ सकते हैं, ठीक है। नेचुरल लैंडस्केप डिफॉर्म हो जाता है, ठीक हो गया। कई बार ऐसे होता है कि मिनरल डिपॉजिट मिल जाता है फॉरेस्ट के एरिया में, तो फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है उस वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है, वेजिटेशन कट डाउन करनी पड़ती है। उसके बाद ये कि आप जो है मिनरल्स की जो एक्सट्रैक्शन होती है, यानी कि तमाम चीजें जो है इसमें एनवायरमेंटल लॉस होने का खतरा होता है, ठीक है। ये आपकी उसकी मेन वो होगी बातें हैं। तो उसके बाद क्या है हमारे पास, टाइम बहुत कम है यार। अच्छा, उसमें हमारे पास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वही तीन बातें हैं, ठीक है, करंट फ्यूचर और आपका वो उसमें यानी कि तरीका क्या है कि भाई एक तो ये चेक स्ट्रिक्टली चेक किया जाए कि जो हार्मफुल चीजें एनवायरमेंटली उनको यानी कि उनको अवॉइड किया जाए, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को चेक किया जाए कि वो उसमें नहीं एंटर हो रहे, ठीक है। उसके अलावा हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल मेथड्स के आपकी उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ठीक हो गया। और ये कि गवर्नमेंट को यानी कि चाहिए कि जो उस मिनरल्स की जो माइनर्स की हेल्थ पे जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको कंसीडरेशन लाया, ठीक है। उस पर हमारे पास आता है कि आपको इन्वायरमेंट को किस तरह प्रोटेक्ट किया जा सकता है माइनिंग के हैजर्ड से। देखो, माइनिंग जब पूरी हो जाए तो उस घड़ों को फिल कर दो, ठीक है, वेस्ट को हटा दो, वेस्ट को वहां हीप करके ना चले जाओ, ठीक है। साइंटिफिक मेथड्स को यूज करो ताकि आप जो है नेगेटिव इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके, मॉडर्न मेथड से जो उसको चेक किया जा सके, ठीक है। जो आपका माइनिंग जो वेस्ट है उसको फाइनली डिस्पोज किया जाए, जो पीपल उसके माइनिंग उसके अंदर माइनिंग कर रहे हैं उस प्रोसेस में इन्वॉल्व, उनको प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दी जाए, ठीक है।
ताकि वो जो है इनके सेफ लाइफ गुजार सकें, उनको बार बार यानी बीच में बाहर आने का मौका दिया जाए, फ्रेश एयर ब्रीथ कर सकें, इर्द गिर्द का जो एरिया उसको साफ रखा जाए, फ्रेश एयर मौजूद हो, वहां पे ट्रीज वगैरह प्लांट किए जाए ताकि जब कम से कम माइन से बाहर आए उनको सांस साफ मिले, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए वहां पे ताकि उनको साफ पानी मिल सके अगर वहां पे पानी टॉक्सिक हो भी गया है, ठीक। उसके बाद ये कि आपको ओवरऑल इंप्रूव करने के लिए जो है आपको एफॉरेस्टेशन कंपेन वगैरह करनी चाहिए, ठीक है। डिस्पोजल के सिस्टम इंस्टॉल करने चाहिए, वर्किंग कंडीशन माइनर्स की इंप्रूव करनी चाहिए। ये तमाम चीजें हमारी आ जाती हैं माइनिंग के, उसको जो माइनिंग के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको यानी मेडिएट करने के तरीके जो होते हैं वो हो गई। ये अल्लाह करे वीडियो सेव हो जाए, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा पीछे इसको बनाने का। अच्छा खैर ये हो गया। हमारे पास तीसरा बच्चों ने पूछा हुआ था, मेरा ख्याल है पॉपुलेशन पिरामिड का पूछा हुआ था। पॉपुलेशन पिरामिड का सुन लो। पॉपुलेशन पिरामिड का सीन ये होता है, देखो एक तो आप इसमें, अब मेरे जहन में अल्लाह करे हो सही, मैं इसको देखूं वुमेन मैन वाली जो वही पिरामिड है ना, इसको मैं कंफर्म कर लूं, ये ना मैं गलत कोट कर बैठूं कि इस वक्त गलत कोट कर दे तो कोई ना कोई वो लिखा आएगा उसका नुकसान हो जाएगा। एक सेकंड दे मुझे। ये वही है आपकी वुमेन मैन वाली जो होती है ना कि कितनी आपकी एज वाला डिवीजन हो रही है उसका, किधर है यार। हाँ अच्छा सुनो, अब इसमें जरूरी बात क्या है पॉपुलेशन पिरामिड में। देखो एक चीज तो होगी कि आपने, एक तो आपने जनरल उसकी शेप बतानी है, क्या वो आपकी पिरामिड जो है वो आपको यानी कि इंक्रीजिंग शेप में नजर आ रही है, ठीक है। इंक्रीजिंग शेप में उसके वर्ड भी होते हैं बकायदा, रुको इसके वर्ड होते हैं, वर्ड्स होते हैं इसके, यार किधर गई, पॉपुलेशन पिरामिड के कुछ वर्ड्स होते हैं डिस्क्राइब करने के। चलो मैं वर्ड देखता हूं, मैं अगर इसके बाद ये मुझे मिल गया तो मैं कमेंट में डाल दूंगा। देखो उसमें होता है, एक मकसद ये कि अगर आपको यानी बात क्या है, क्या आपको ज्यादा बूढ़े लोग नजर आ रहे हैं पॉपुलेशन में, आहिस्ता आहिस्ता जो है आपके यंग लोग कम होते जा रहे हैं, ठीक है। इस मतलब ये कि आपका बर्थ रेट फॉल कर रहा है, आपका डेथ रेट भी फॉल कर रहा है, ठीक है। यानी ये आपका सिचुएशन। दूसरा ये कि आपको ऐसा नजर आ रहा है कि मिडिल एज लोग ज्यादा है, वो भी कम है, और वो भी कम है, आपके ओल्ड एज वो भी कम है, और बर्थ बर्थ यानी कि नॉन वर्किंग वर्किंग एज वाले लोग हैं वो भी कम होते हैं, ठीक कम है। और आपके जो बूढ़े लोग हैं यानी कि जो आपके रिटायर्ड उससे ऊपर के लोग हैं वो आपके जो है वो भी कम है। इसका मतलब ये कि आपका डेथ रेट पहले कम हो गया था, लेकिन अब जो है आपका करंटली जो बर्थ रेट अब कम होना शुरू है। बीच में आपका फेज 2 चल रहा था, यहाँ बर्थ रेट ज्यादा था लेकिन डेथ रेट कम था, ठीक है। उस पर यानी ये जो पहले वाली सिचुएशन बताइए ना आपको, जहाँ पे बूढ़े लोग ज्यादा हैं, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है आपको बाकी नीचे आते हुए, ऊपर से नीचे आते हुए जो है आपको लोग कम होते नजर आ रहे हैं। तो ये यानी कि वो यानी आपकी उसकी परसेंटेज कम होती नजर आ रही है। तो इसमें आपने याद रखना है कि इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, एजिंग पॉपुलेशन का सिचुएशन होती है, यानी बुढ़ापा, यानी लोग ज्यादा जी रहे हैं, ठीक है, और नई जनरेशन उसको जो है वो नहीं कर रही, आपकी पॉपुलेशन की एवरेज एज है इस वजह से इंक्रीज करती जा रही है। इसका नुकसान क्या है कि आपका यंग लोग कम आ रहे हैं, वर्किंग फोर्स कम हो जाएगी, जो डिपेंडेंट लोग है वो ज्यादा हो जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। डिपेंडेंट लोग जो है वो ज्यादा बन जाएंगे। अच्छा ये हो गया। मैन और वुमेन की आपस में डिवीजन किस तरह है, मुख्तलिफ लेवल पे मैन और वुमेन की डिवीजन किस तरह है, ठीक है। क्या सेम चल रही है, कुछ जगहों पे आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस नजर आ रहा है, इस तरह की चीजें हो गई। अच्छा क्या कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप जो है बहुत आपका आउटलायर तो नहीं है, ये चीजें होगी। इस तरह उसको रीड करोगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा इस तरह की चीजों से, ठीक है। अच्छा और हमने करना था, मुझे बच्चे ने कहा था, मैंने किसी को बताया है यार, पावर रिसोर्स वाला चैप्टर, पावर रिसोर्स वाला चैप्टर को सुन लो। पावर रिसोर्स में बता देता हूँ आपको। टाइम कितना बचा है हमारे पास, टाइम बच गया मैक्सिमम हमारे पास 10 मिनट है मैक्सिमम, चलो 15 मिनट लगा लेते हैं, लेकिन 15 मिनट से ऊपर हमारे पास टाइम नहीं है इसके बाद। अच्छा देखो नॉन रिन्यूएबल, मैंने अभी पिछली वीडियो में बनाया कि जो बताया कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनका सबसे पहली बात क्या होती है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनकी इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो कंपैरेटिवली फॉर द सेम अमाउंट ऑफ पावर आउटपुट जो है वो आपकी कम होती है कंपेयर टू आपके जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लेकिन इसको आपने मेजर करना है सेम पावर आउटपुट के ऊपर, ये नहीं ऑब्वियस बात है घर में अगर आप लगाओगे तो सोलर पैनल कम के लगेंगे, बाहर आप पूरा कोल प्लांट लगाओगे तब लगेगा सेम पावर के लिए। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उनको कॉन्स्टेंटली इनपुट चाहिए होता है, जिसकी वजह से उनकी रनिंग कॉस्ट ज्यादा होती है कंपेयर टू आपके रीन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको आपको कॉन्स्टेंटली इनपुट नहीं चाहिए होता, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल आपके रिसोर्सेज के अंदर जो है कोल ऑयल नेचुरल गैस आ जाती है, ठीक हो गया, और आपका यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल आ जाता है। लेकिन न्यूक्लियर वाले के अंदर ये है कि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, आपको इधर रखना है, ठीक है। जिसमें पास आ जाता है, देखो कोल की टाइप्स हैं आपके पास में आ जाती है, बिटुमिनस आ जाती है। देखो सबसे पहले बात आ जाती है एंथ्रासाइट, ठीक है, ये बेस्ट क्वालिटी कोल होती है, सबसे ज्यादा यानी कि सबसे ज्यादा हीट देती है, सबसे ज्यादा इससे हीट कंटेंट में प्रोड्यूस होता है, इसमें हाइड्रोकार्बन कार्बन जो कंपोनेंट है सबसे ज्यादा होता है। फिर दूसरा हमारा बिटुमिनस आ जाती है, बिटुमिनस हुआ है यानी कि जो अभी ना फॉर्मेशन तकरीबन फॉर्मेशन के फेजेस में, उसका पहला पास आ गया स्टीम कोल। स्टीम कोल वो होती है जो सुपीरियर एंथ्रासाइट से नीचे है, लेकिन वैसे सुप्रीम सुप्रीम अच्छे क्वालिटी कोल है, ठीक है। उसमें यह है कि कंप्रेस सीम्स के अंदर आपको मिलती है, यानी बहुत कंप्रेस हुई होती है, ठीक हो गया, और यानी कि अच्छी हीट देती है। इसका हाइड्रोकार्बन कंटेंट जो है वो एंथ्रासाइड से कम होता है। जो कोकिंग कोल है ये बेसिकली जो होता है ना, ये कोक को प्रोड्यूस करने की, कोक ये पीते हैं वो नहीं, यानी कि जो आपका फर्नेस में यूज होती है कोक को प्रोड्यूस करने की यूज की जाती है, इससे आयरन की एक्सट्रैक्शन फ्रॉम आयरन की जाती है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट में पढ़ा भी होगा, ठीक है। लिग्नाइट जो है इससे उसकी लो क्वालिटी कोल है, इसके अंदर मॉइस्चर होता है, पानी मॉइस्चर कंटेंट मौजूद होता है, उतनी हीट नहीं देती, गर्म बर्न करने पे उतनी हीट ही दे पाती, ठीक है। और इसका ऐश कंटेंट ज्यादा होता है इसके, ठीक है, इसकी हीटिंग वैल्यू कम है। तीसरा हमारा पीट होती है। पीट बेसिकली ये कभी जो वेजिटेटिव मैटर है ना वो तकरीबन बेसिकली अभी एक्सक्लूसिव वेजिटेटिव मैटर है, अभी वो उस फेज के अंदर है जहां वो पहले ह्यूमस बन रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता यानी कि वो चेंज होकर जो है कोल बनेगा। तो इसके अंदर कार्बन कंटेंट बहुत लो होता है, ठीक है।
अच्छा, हमारे पास होता क्या है आमतौर पे, सबसे नीचे आपको जितना जमीन के आप नीचे जाओगे वहां आपको एंथ्रासाइट मिलेगा, उससे ऊपर बिटुमिनस, उससे लिग्नाइट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि नीचे प्रेशर बड़ा ज्यादा होता है, वहां कार्बन फॉर्मेशन जल्दी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उस पर हमारे पास आ जाता है ये हो गया। अच्छा, और क्या यहाँ पे मिनरल ऑयल के अंदर जो हमारा कोई ऑयल को हमने बताया भी आपको, ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, ये जो होता है बेसिकली डीकंपोजिशन से बनता है मरीन एनिमल के, ठीक है। अच्छा, इसमें ये होता है, ये इसमें बेसिकली एंटीसाइल्स की शेप जो होती है ना, उसके अंदर ये आपको उसके एरिया के अंदर मिलता है इसमें। अच्छा, जरूरी बात क्या है, अमूमन जहां नेचुरल गैस होती है वहां आपको ऑयल मिल जाता है। रीजन क्या होता है कि आपका जो इस तरह का कर्व सा जो एरिया बन रहा होता है ना एंटीसाइल का, उसमें बेसिकली इस तरह होता है कि पहले ऊपर गैस होती है, फिर नीचे जो वो होती है ऑयल होती है, और उससे नीचे वाटर होता है। होता है कि ऑयल जो वाटर के ऊपर रहता है, ठीक है, नीचे वाटर, उसके ऊपर ऑयल, उसके ऊपर हमारा गैस करके होता है। इसलिए अगर साइंटिस्ट को कहीं पे गैस मिल जाए तो फिर वहां पे फर्दर एक्सट्रैक्ट करते हैं देखने के लिए कहीं वहां पे ऑयल मौजूद है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऑयल का बात क्या है, मेन बात क्या है कि ऑयल रिफाइनरी कहाँ होती है, या तो जहां उसका फील्ड होगा उसके करीब होगी, ठीक है। और ये दूसरा ये कि पॉइंट ऑफ इंपोर्ट के करीब होगी जहां पे इंपोर्ट किया जा रहा है, ताकि उसको इतना ज्यादा ट्रेवल ना कराना है, ट्रेवल करना मुश्किल है, ट्रेवल करने में स्पिलेज हो सकती है, इस तरह के मसाइल हैं, ठीक है, कॉस्ट बढ़ जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन पाकिस्तान में एक इनलैंड भी जो हमारे पास वो है, पार्को हमारे पास जो है, पार्को बेसिकली यानी कि जो हमारे पास इनलैंड यानी बनती है, पार्को ये है ना उसका नाम, पाक अरब ऑयल रिफाइनरी कंपनी, पार्को, हाँ रिफाइनरी कंपनी, इस तरह कुछ बनता है, यहाँ पर इनलैंड बनती है, बिल्कुल इस तरह है, ठीक है जी। उस पर हमारे पास आ गया नेचुरल गैस, जो है नेचुरल गैस का नाम बताया है कि उसके अंदर हमारे पास यानी वो हमारे पास एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। उसका ये कि पाकिस्तान में सुई हमारे पास नहीं रखा था, उसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन थी, लेकिन अब ऐसा वहाँ पे कंटेंट कम होता जा रहा है, तो हमें ऑल्टरनेट फ्यूल्स को देखना जरूरी है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो यूरेनियम को यूज करती है, इसके बेनिफिट्स और नुकसान क्या है वो भी सुन लो। उसके बेनिफिट ये है कि जो आपका फ्यूल रॉड, यानी उसके नुकसान ये है कि फ्यूल रॉड जो होता है वो डेंजरस रेस प्रोड्यूस करता है, जो लोग उसके यानी वहाँ काम कर रहे हैं वो उसकी वजह से कैंसर हो सकते हैं, रेडिएक्टिव मटीरियल वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरा ये है कि न्यूक्लियर वेस्ट कई साल तक रेडिएक्टिव रह सकता है, उसको सही तरह डिस्पोज करने का कोई मिसरा अगर हम उतनी क्वांटिटी में यूज करने लग जाए, डिस्पोज किस तरह करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान में इतने ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज अभी नहीं है हमारे पास कि हम न्यूक्लियर प्लांट लगा सकें, और हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी बर्डन है। फिर इसमें बात क्या है कि हमें न्यूक्लियर उसके लिए यूरेनियम चाहिए, यूरेनियम को हमारे पास वो उसकी जरूरत है, यूरेनियम में से जो है उसका मिस हैंडलिंग जो है वो कल को मसला क्रिएट कर सकती है, ठीक है, यानी कि क्या नाम है, हेल्थ हैजर्ड क्रिएट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपकी कैटास्ट्रोफी कर सकती है। अच्छा, उसके बाद क्या है, अल्लाह ताला का शुक्र है यार कि कम से कम बन रही है, लग रहा है कि ये सेव हो जाए, कि कहीं यानी कि जाया ना हो जाए वीडियो। अच्छा, हमारे पास और रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऑप्शंस हैं, हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, हम लोग जो है सोलर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, विंड प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, उन पे क्यों नहीं काम करते हैं, जरूर काम करना है। इसके फेवर में बात है कि आती पहली बात ये है कि हमारे पास कोल और ऑयल कम है, हमें इंपोर्ट करनी पड़ती, तो हमें जो यूरेनियम है उसकी जगह हमें अच्छा मिलेगा, क्योंकि यूरेनियम जो है वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है सेम मैस के लिए जितना कोई बाकी चीजें कर पाती हैं, ठीक है। उस बात ये है कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जो है एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं, कि हर चीज बड़ी कंट्रोल हो रही होती है, ठीक है। पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है, हमें एनर्जी की जरूरत है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, और जो न्यूक्लियर पावर है उसकी यानी कि ये है कि हमारे पास जो हमारे पास यानी कि जो नॉन बाकी नॉन रिसोर्सेज हैं उनके मुकाबले में कम ग्रीन हाउस जो है गैसेस प्रोड्यूस करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम प्रोड्यूस करती है, तो यानी कि ज्यादा एनवायरमेंटली बेहतर है, ठीक है। उसको हमारे पास आता है ऑल्टरनेट सोर्स के, मैंने पहले बताया कि उनके अंदर हमेशा ही बातें सोचना इस तरह कि उससे इन्वायरमेंट किस तरह प्रोटेक्ट हो रही है, किस तरह फ्यूम्स जो आपके रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनके एडवांटेजेस में ये बातें आएंगी, जो समझने वाली बातें हैं। पहली बात क्या आ जाएगी कि आपकी उनसे यानी कि फ्यूम्स पर क्रिएट नहीं होती, उससे आपकी इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड रहती है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होगी, ठीक है। उसमें आपका कोई यानी कि जो फॉसिल फ्यूल आपका एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो कंज्यूम नहीं हो रहा, डिप्लीट नहीं हो रहा, उनकी वजह से वो कहीं उनको हर जगह यानी कि मुख्तलिफ जगह पे लगाना पॉसिबल है, उनके लिए बहुत बड़ा एरिया नहीं चाहिए होता आपको, ठीक है, आप अलग अलग इंडिविजुअल लगा सकते हो, इस तरह यानी बहुत सारे उनको इस तरह की चीजें हो गई आपकी, ठीक है। उसको पर्सनल लेवल पे अफोर्ड किया जा सकता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनर सेक्टर की पार्टनरशिप इस तरह की जा सकती है, ठीक है। उनके बेनिफिट नुकसान क्या है, कहीं को जो है इनको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट चाहिए होती है कि सोलर उसके लिए आपको ऐसी जगह चाहिए जहाँ सनलाइट आती हो, विंड के लिए आपको आमतौर पे जहाँ तेज विंड होती है आपके पास साइड इलाके होते हैं वो चाहिए होते हैं, तो इस तरह उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उनकी इनिशियल कॉस्ट हाई है। उसके बाद ये है कि उनको बहुत ज्यादा लेवल पर लगाना पड़ेगा उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जितना हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज प्रोड्यूस करते हैं, तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है कि ये उसके कुछ जो है ऑल्टरनेट फैक्टर्स भी आते हैं, ठीक है जी। टाइम कितना बच गया, टाइम बहुत कम बच गया जो और बात है। अच्छा, खैर ये हो गया, हमारे पास आता नहीं। उस पर ये इनकी जो बेसिक नहीं उनको बात समझ वाली इस तरह को समझा करो, ठीक है। फिर उस पर ये कि लैंडस्केप पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना एरिया वो कवर करेंगे, क्या लैंडस्केप को उस लैंड को वैसे किस तरह यूज किया जाता है। विंड मिल के अंदर ये होता है कि विंड मिल में नीचे जो लैंड होती है वहां पे प्लोइंग की जा सकती है, क्या उससे किसी वाइल्ड लाइफ को खतरा तो नहीं है, विंड मिल से बर्ड को खतरा कहा जाता है कि होता है, इस तरह की चीज हो गई आपकी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि क्या उससे कोई एनवायरमेंटल हैजर्ड तो नहीं है, जैसे जियोथर्मल जो पावर है उसके अंदर आपको पता है कि अर्थ के बनाने के चांसेस वो ज्यादा कर सकती है, तो इस तरह की चीजों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है आप बहुत बड़ा डैम बनाते हो तो उससे जो है आपका पूरा जो है इनके इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल सिस्टम पूरा अफेक्ट होता है उसकी वजह से, तो ये तमाम चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपके इनके भी है आपकी मेन चीजें आ गई। इस पर हमारे पास और क्या है यहाँ पे यार, हमने एक चैप्टर और को भी देखना है, तो मोस्टली निकल गया। इसमें रहता क्या है, ओ वाह 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 वाह, अच्छा तो पूरा हो गया।
जियोथर्मल में बता दिया था। बायोमास वाला देखो, बायोमास बायोफ्यूल वाली बात थी, बेसिकली बात समझ वाली ये है कि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ना, ये जो जैसे गन्ने के छिलके वगैरह हो गए, इस तरह ये ऑर्गेनिक मैटर से बेसिक बुनियादी होती है, यूज समझ लेना, ठीक है इसको। तो इनको यूज किया जाता है गर्म कर, इनको बर्न करके जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। शुगर केन का जो वेस्ट होता है, शुगर केन के हस्क होते हैं, वीट का जो वेस्ट होता है, वीट का जो हस्क होता है, इस तरह की चीजें, वीट का स्ट्रॉ जो होता है, कॉर्न का जो स्ट्रॉ होता है, सब चीजें, ठीक है। बायोमास की हमारे पाकिस्तान में पोटेंशियल इसलिए कि हमारे वहाँ पे कल्चर जो है बहुत वो किया जाता है। बायोगैस जो होती है वो इसी की फर्मेंटेशन जो होती है उससे मीथेन जो प्रोड्यूस होती है उसको यूज किया जाता है, ठीक है। यही बायो जो मैस है इसको लेके, ठीक है, इस तरह के बायोमास को लेके इसको अगर आप वो फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हो तो उससे जो है फर्मेंटेशन होगी, उससे जो है आपके पास यानी वहां से मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी, उस गैस को चैनल किया जा सकता है यूज करने के लिए, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास कुछ चीजें इसमें आ जाती हैं। और क्या यार, और कौन सा चैप्टर कहा था बच्चों ने? इंडस्ट्री कहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सेकेंडरी टर्शियरी इंडस्ट्री का चैप्टर कहा था। कितना बड़ा है चैप्टर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। चलो इसे करते हैं। देखो सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर कुछ चीजें याद रखने की बात क्या होती है। देखो सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर ना आपके ये बंद ना हो जाए, खुदा का वास्ता ये बंद ना हो जाए। खैर हमारे जो है उसमें सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे पास मेन चीजें आती हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, असेंबली इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइमरी सेक्टर के आउटपुट को लेगी, ठीक है, ये सारी मैं सेकेंडरी सेक्टर की चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्राइमरी सेक्टर के आउटपुट को लेगी, प्राइमरी सेक्टर के आउटपुट को एक सेमी फिनिश फॉर्म में जो है आपके पास लाएगी, यानी वो ऐसी चीज बनाती है जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, वो आगे जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज होनी होती है फर्दर प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे आपने लेदर ली, उसको टैंड या कलर लेदर बना दिया, ठीक है, तो ये प्रोसेस होगी, लेकिन हम लेदर को अपने पाँव पे चढ़ा नहीं सकते, आपको उसका जूता बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का इनपुट लेती है, या प्राइमरी कुछ प्राइमरी का ले लेती है, लेकिन अमूमन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का इनपुट लेती है, उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कि इस लेदर को ले लिया, उससे हमने पर्स बना लिया, वॉलेट बना ली, हमने जूते बना लिए, ठीक हो गया। असेंबली इंडस्ट्री फाइनलाइज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको आपस में असेंबल करती है, जैसे कि आईफोन के कंपोनेंट मुख्तलिफ जगह बनते हैं फिर जाके असेंबल होते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है हमारी, जिसमें बिल्डिंग बनाई जाती है, ये इंडस्ट्री होगी, ठीक है जी। अच्छा, उसमें हमारे पास जो फैक्टर्स वर्किंग इंडस्ट्री है, इसमें हमारे पास कैपिटल की जरूरत होती है। जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री, उतना में कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज क्राफ्ट इंडस्ट्री भी लगाई जा सकती है, ठीक है, जो स्मॉल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करती है, स्मॉल लेवल प्रोसेसिंग करती है, तो उनके अंदर जो है ऑब्वियस बात है कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। एंटरप्राइज जो होता है हमारा डिसीजन मेकिंग, रिस्क टेकिंग, ये तमाम चीजें हो गई। लैंड की रिक्वायरमेंट्स, अगर बहुत बड़ा एरिया तो बहुत बड़ा लैंड चाहिए होगी आपको, अगर छोटा एरिया कम लैंड चाहिए होगी। नेचुरल रिसोर्सेज की यूजेज आ जाती है इसके अंदर। रॉ मटेरियल जो है कि रॉ मटेरियल आपको सोर्स किस तरह करना है, उसकी सोर्स करने की कॉस्ट क्या बनेगी, डिस्टेंस कितना बन रहा है, क्या रॉ मटेरियल एरिया में अवेलेबल भी है, क्या उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, तमाम बातें आ जाती हैं। लेबर आपका आ जाता है कि भाई आपकी लेबर की फिजिकल लेबर की जरूरत है, मेंटल लेबर की जरूरत है, क्या लेबर इंटेंसिव बिजनेस है या कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, कैपिटल ज्यादा यूज हो रहा है, लेबर ज्यादा यूज हो रहा है, तमाम चीजें उसमें आ जाती हैं, ठीक है। और क्या है हमारे पास यार? अच्छा ये हाँ, एक जरूरी चीज ये आ गई हमारे पास। देखो ना, पाकिस्तान में कॉटन टेक्सटाइल की इंपोर्टेंस क्या है हमारी? देखो सबसे बड़ी हमारी एक्सपोर्ट है, ठीक है, तकरीबन 50% एक्सपोर्ट का, 60% एक्सपोर्ट का हमारा टोटल हिस्सा बनती है, ठीक है। इंप्लॉयमेंट देती है बहुत बड़े एरिया को, हमारे जीडीपी का लार्ज हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो कॉटन इंडस्ट्री में मसला क्या है? शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल का इशू है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे रिसेंटली क्रॉप का इशू है, जैसे आपको याद होगा लास्ट टाइम जो पिछले साल में, इस साल के शुरू में, आपको याद नहीं है जो लोकस्ट टाइप वो आया था, वो इशू का आपको याद होगा उसके वजह से, ठीक है। उस पर ये कि हमारे पास यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में सेशन है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग कंपटीशन आ रहा है जिस तरह से मुस्लिम एरिया से। उसके बाद यह है कि आपका इंस्टीट्यूशनल मॉडरेशन नहीं है हमारे यहाँ पे, उतने मॉडर्न मेथड का यूज नहीं की जा रहे, उतना जो है हमारा प्रोसेस इजी नहीं है एक्सपोर्ट करने का, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना दूसरी आपका शुगर इंडस्ट्री आगे इसमें देखने दो। हाँ, शुगर इंडस्ट्री के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, देखो बैगेस्ट जो होता है ना, बेसिकली ये वो है, इसको आप यूं समझ लो कि जो इसका वीड जो वो नहीं बचता, सिट्टा बचता है, इसको समझ लो कि ये उसका जो हस्क बचता है उसका, आफ्टर जब उसमें से जूस एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, तो ये बैगेस है ना, ये बेसिकली आपके पास यानी कि चिप बोर्ड में यूज होता है, आपके पेपर बनाने में यूज होता है, और इससे जो है आपका वो यूज होता है, उसके लिए क्या होता है, क्या कहते हैं इसको, फ्यूल वुड का भी यूज किया जा सकता है, ठीक हो गया। उस पर हमारे पास आता है मोलेसेस, ये आपका ना यानी कि एक शुगरी सब्सटेंस होता है, बाय सब्सटेंस को यूज किया था, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है आपकी, क्या कई आपकी जो है मुख्तलिफ उसके अंदर जो है केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, मोलेसेस से आ जाता है। अच्छा, हमारे पास आ गया, इसके बाद हमारे पास आ गया सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान में ज्यादा क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास यहाँ डेवलपिंग कंट्री का मतलब ये है कि हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो हमें सीमेंट की जरूरत पड़ती है, हम खुद प्रोड्यूस करते हुए जाके हम बाहर से इंपोर्ट करें, वरना महंगा पड़ेगा। दूसरा, हमारे पास यहाँ लाइमस्टोन और जिप्सम का जो है वो है अच्छा आउटपुट अवेलेबल है, और ये उसके लिए सीमेंट के लिए मेन रॉ मटेरियल्स होते हैं। नंबर 3, नेचुरल गैस यूज होती है। नेचुरल गैस जो हमारे पास चीप फ्यूल अभी तक अवेलेबल है, जिसका हम यूज कर रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में ना रहे, लेकिन ये अभी तक हमारे पास अवेलेबल है। स्टील इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री में पता होना चाहिए कि किस तरह हमें मुस्लिम मुल्कों ने सपोर्ट की, ये बात याद रखना, ठीक है जी। उसके बाद ये कि मुस्लिम स्टील इंडस्ट्री हमारे, अब जो स्टील इंडस्ट्री का इस वक्त हाल है उसके पता होना चाहिए कि बुरा हाल हुआ पड़ा है, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो उसके करीब क्यों लोकेटेड है? इसमें बड़ी जरूरी बात आती है, पानी वाली में बतानी है आपको, पानी वाली बात होगी इसमें।
पानी वाली बात, हाँ ये रही, देखो आपकी जो है ना, देखो आप जब स्टील प्रोड्यूस कर रहे होते हो उसके यानी स्टील में आप प्रोडक्शन के अंदर एक रॉ मटेरियल आपको वाटर भी चाहिए होता है, ठीक है, पानी की यूज होती है, लेकिन आप उसमें ये जो समंदर का पानी है वो यूज नहीं कर सकते, उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें सॉल्ट होता है, वो आपके उसको खराब कर देता है, यानी कि वो उसके जो है उसमें यूज नहीं किया जा सकता, सॉल्टी वाटर जो है सूटेबल नहीं होता। तो क्या उसमें क्या तरीका है, यानी आपकी स्टील मिल जो है वो बेसिकली कराची के करीब क्यों लोकेटेड है, पिपरी के मुकाम पे कराची के करीब क्यों लोकेटेड है, क्योंकि हमें वहां पे जो है कि वहां पे एक लेक मौजूद है, लेक हलेजी के नाम से 50 किलोमीटर दूर है आपके उससे ईस्ट की तरफ, जो उसको यानी वहां से जो है पानी ला के देता है, ठीक हो गया, फ्रेश वाटर ला के देता है, इसमें सॉल्ट नहीं होता, सॉल्टी सी वाटर नहीं, फ्रेश वाटर ला के देता है, ठीक है। हमें कैपिटल कहां से मिला, यूएसएसआर ने, यानी सोवियत यूनियन ने, जब आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, कमेंट करने की कोशिश की थी तो वहां उसने दिया, ठीक है। साइड जो है फ्लैट है, यानी एरिया फ्लैट है, ये चीप एरिया था यहाँ पे उस टाइम पे, अनयूज लैंड थी, इसका यूज नहीं था। फिर ये कि चाहिए होगा नेचुरल रूट्स हैं, बहुत सारे नेचुरल रूट्स लगते हैं हमें, यानी कि हमने ट्रांसफर चैप्टर में पढ़ा भी हुआ है यहाँ पे कि आपके जो है मुख्तलिफ यानी कि वो रखते हैं। फिर हमारे पास जो हमारे हार्बर है, यानी हमारा वहां पे कराची पोर्ट वो मौजूद है, हमारे पास कराची का जो हमारा वो है हार्बर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये हो गया। अच्छा उसमें जरूरी बात क्या है कि इसमें मेन तौर पे यूज होता है पोर्ट कासिम, ठीक है। उसका रीजन क्या है, जरूरी कराची के पोर्ट यानी कराची का जो बाकी पोर्ट है वो भी अवेलेबल है, यही बाकी पोर्ट्स है ना वो अवेलेबल है, उसको क्यों नहीं यूज किया था, क्योंकि वहां पे ऑब्वियस ही बात है कि वहां पे रश ज्यादा होता है, वहां पे इतने बड़े इनिंग बुलाने मुश्किल है, वहां पे और चीजें डील हो रही होती है, तो हमारे पास एक सेफ पोर्ट जो है यानी इजी पोर्ट जो है पोर्ट कासिम मौजूद होता है, ठीक हो गया जी। अच्छा ये चीज हमारे पास में आ गई, ठीक है। उसके बाद आ गया जो एनर्जी, जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमारे पास कराची में कैपेसिटी है पाकिस्तान का जो है वन ऑफ द मोस्ट यानी कि एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद ये कि हमारे पास आयरन ओर की हमारे पास अवेलेबिलिटी है, ठीक हो गया, यानी कि आयरन ओर जो वहां से इंपोर्ट किया जा सकता है, हमारे पास पोर्ट कासिम साथ है तो हम जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास लाइमस्टोन जिप्सम जो हमारे अपने पाकिस्तान में अवेलेबल है, ठीक है, मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, जैसे मुरी हिल थट्टा के अंदर से अवेलेबल है, तो वहां से लाया जा सकता है, ठीक है। मार्केट मौजूद है हमारे पास, यहाँ ग्रोइंग इंडस्ट्री में बताया बहुत तरह की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, से हमारे पास जो है सेकेंडरी इंडस्ट्री हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो हमें जरूरत है, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उसकी जरूरत है, ठीक है। व्हीकल इंडस्ट्री हमारे पास यहाँ मौजूद है, उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। हमारे पास हमारी मिलिट्री यूजेस में जरूरत पड़ती है उसकी, आपके जो है इस आयरन स्टील रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। लेबर के लिए वहां पे लोग बहुत आते हैं, लोग पूरे पाकिस्तान से पता है कि आते हैं वहां काम करने के लिए, तो इसलिए जरूरत है ट्रांसपोर्ट में। यहाँ भी जो आपके मैंने बताया था कि आपका कराची जो कोटरी रेलवे है वो यहाँ पे कनेक्ट करती है, मेटल रोड सिस्टम भी जिनको वहां से ज्वाइन करता है, ठीक हो गया। उस पर हमारे पास आता है स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल जोन क्या होता है, कोई यार और चीज रहता नहीं, यही कहा था आप लोगों ने। अच्छा कितना टाइम रह गया, मेरे पास 2 मिनट रह गए, इसको मिस कराओ, कोई जरूरी चीज देख लेते हैं और कोई इस तरह की नहीं, ये आ सकता है, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है, स्पेशल इंडस्ट्रीज भी आ सकता है, कोई चीज भी आ सकती है, लेकिन कोई ऐसी चीज जो मुश्किल हो देख लेते हैं ताकि हमारे पास जो है 2 मिनट रहते हैं उसको कर सकें। कॉटेज काम इंडस्ट्रीज है, कॉटेज काम इंडस्ट्री जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, होम लेवल पे की जा सकती है, स्मॉल लेवल पे की जा सकती है, कोई उतना कैपिटल नहीं चाहिए होता, इनको उतना इनपुट नहीं चाहिए होता, ठीक है। ये उसमें जो है लोग लोकल लोग काम कर सकते हैं, जो वुमेन घर में वेली बैठी है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है इस तरीके से, तो इससे यानी कि तमाम से इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, तमाम चीजें इनको डेवलप करते हैं तो बहुत सारे लोगों को जो है इसमें से रोजगार मिल सकती है। तो उसकी वजह से ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, बजाय के दूसरे लोगों पर डिपेंड, बजाय के दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उस चीज से बच जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कि आपके इससे जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत हाई क्वालिटी प्रोड्यूस होते हैं, उनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। उसके बाद ये कि इसके अंदर जो है आपका यानी कि वो जो अमाउंट जनरेट होती है वो लोकल एरियाज के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएगी, वहां के लोग जो है खुशहाल हो पाएंगे, ठीक है। जैसे हम कहते हैं खुशहाली आएगी वो जाएगी वाली जो बात सारी, ठीक हो गया जी। अच्छा उसके बाद ये कि हमारे पास जो वुमेन घर वेली बैठी है, उनके पास स्किल है, वो स्किल को यूज कर पाएंगी, उस स्किल का बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है जी। उसमें हमारे पास आ जाता है कि अच्छा उसमें ये कि ये आपकी दूसरी इंडस्ट्री की कुछ तरह का रॉ मटेरियल कुछ यानी कुछ प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपका इसको बहुत हैवी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का वेस्ट है उसको यूज किया जा सकता है कॉटेज क्राफ्ट इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। पीपल जो है यानी कि उसमें यानी कि लोग जो है अगर उनको अपने अपने ही विलेज में इस काम मिलने लग जाएगा तो उनको दूसरी जगह जो है माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा, रूरल अर्बन माइग्रेशन कम हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो बेनिफिट उसमें आ जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, पाकिस्तान की जब बेकरी इंडस्ट्री वाला हो गई, और कुछ देख दो। हाँ प्रॉफिट कॉटेज इंडस्ट्री को मसले क्या हो रहे हैं, बस आखिरी चीज डिस्कस कर रहा हूँ, हमारे पास टाइम नहीं बचा। देखो उसमें हमारे पास याद है कि उनके पास प्रॉफिट लिमिटेड होते हैं, बहुत सारे मिडिलमैन प्रॉफिट खा जाते हैं उसके अंदर से, तो उनके पास जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होता इन्वेस्ट करके अपने काम को ग्रो करने के लिए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल पॉसिबल नहीं, इकोनॉमिक्स होती है ज्यादा जब बल्क में आप चीजें बाय करते हैं। अभी इस तरह से इकोनॉमिक्स में बहुत डिटेल्ड है, यहाँ से इतना समझ लो, यहाँ पे सिर्फ परचेजिंग इकोनॉमी की बात करते हैं, परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो होता है, या यहाँ पे इसके अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल को समझ लो कि जब आप लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर रहे होते हो तो आपकी एवरेज कॉस्ट में कम हो जाती है, आपकी फिक्स कॉस्ट जो है ज्यादा उस पर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। सिंपल अंदाज समझो तो जितना आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हो अप टू अ लेवल इस तरह होता है कि बढ़ते बढ़ते स्केल ऑफ प्रोडक्शन के साथ आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है, वो इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड यानी इसमें पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हमारे पास उतनी लंबी यानी लार्ज स्केल वो नहीं होती, स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल नहीं है कि हम उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट को वो नहीं कर रहे होते, जो कि स्टैंडर्डाइजेशन जो कि बहुत जरूरी है आपकी फॉरेन मार्केट्स के लिए, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के लिए वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। प्रोडक्शन मेथड जो है ट्रेडिशनल होते हैं, नए प्रोडक्शन मेथड यूज नहीं करवाते, होलसेलर जो है वो बहुत हैवी कट रख लेता है बीच में, ये तो मुझे खुद एग्जांपल पता है, कई लोग मैंने इस तरह के देखे
जो 20-20 में चीजें बनवा के लिटरली हजारों की यानी 1000-1200 की बेच रहे होते हैं, ये बहुत होता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ गया रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, ठीक है, वाटर सप्लाई का, यूटिलिटीज का इशू है, इन चीजों में से जो इतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं हो पाती, ठीक है जी। उसमें हमारे पास आ गया क्राफ्टमैन जो होते हैं, उनके पास जो होता है इनके अपने उनको दूसरे अपने एल्डर से सीखना पड़ता है, उनको यानी कि अपने दादा ने अपने बच्चे को सिखा दिया, उसने अपने बच्चे को सिखा दिया, इस तरीके से उनके पास एक्सपर्ट एडवाइस अवेलेबल नहीं होती। तो ये तमाम चीजें आपकी इसमें जरूरी आ जाती हैं, ठीक है जी। कोई और चीज है इस तरह की देखने दो। टर्शियरी इंडस्ट्री को याद रखना, टर्शियरी इंडस्ट्री सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, इसमें इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है कि प्रोडक्ट्स मौजूद है, वैसे प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं, इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स को टच नहीं किया जा सकता, जैसे बैंकिंग होगी, एजुकेशन होगी। अच्छा, उसमें होता क्या है, जब एक इकॉनमी ग्रो करती है, पहले इकॉनमी जो प्रिमिटिव इकॉनमी होती है उसके अंदर एग्रीकल्चर जो प्राइमरी सेक्टर है वो इंपॉर्टेंट होता है। फिर जब आपकी इकॉनमी ग्रो करना शुरू करती है तो प्राइमरी सेक्टर से आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इंपोर्टेंस बढ़ जाती है, इसको हम डेवलपिंग इकॉनमी कहते हैं। डेवलप्ड इकॉनमी जो कुछ अर्सा रहती है उसके अंदर इस तरह होता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पीक पे होता है, फिर उसके बाद डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होती है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, ठीक है, वो जो इनको सर्विसेज जरूरत पड़ती है तो सर्विस और टर्शियरी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करनी शुरू करती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दूसरे मुल्कों में शिफ्ट कर जाती है, जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, कि जो असल मुल्क है जहां पहले वो मौजूद थी वहां लोगों का स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ गया है, वेजेस बढ़ गई है, वहां पे वो उतने सस्ते उस पर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये तमाम चीजें हो गई। एग्रीकल्चर वाले चैप्टर की कुछ मेन बातें जो है, बहुत मेन बातें मैंने पिछली वीडियो में उसमें एंड में डिस्कस की, उनको वहां देख लेना, आपको फायदा होगा। अगर ये वीडियो सेव हो जाए, इसको मैं बहुत शुक्रिया, दुआ इसको अभी दुआ ये कि सेव हो जाए, सुनाता हूं ताकि आपका बेनिफिट हो सके। बहुत शुक्रिया।